हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो दोस्तों आज हम लोग लेके आए क्लास 10 के एग्जाम के साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण मोस्ट वीवीआई ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा में इस वीडियो से बहुत सारे प्रश्न जो है ना आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में हूबहू देखने को मिलेगा। और दोस्तों इस वीडियो में जो है ना हम लोग टोटल 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ ऑब्जर्व क्वेश्चंस को सेलेक्ट किए हैं। और दोस्तों ये मोस्ट वीवीआई ऑब्जर्व क्वेश्चंस का पार्ट ऐड है, इसमें ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जर्व क्वेश्चंस को सेलेक्ट किए जो आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो ना तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से। तो देखिएगा आज का पहला प्रश्न क्या कराए कि प्रकाश क्या है, काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है कणों का प्रवाह या फिर आंखों को प्रभावित करने वाली ऊर्जा, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ तापक्रम बढ़ाने वाली ऊर्जा, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा होता है जो हमारी आंखों को प्रभावित करता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिएगा 2 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कराए कि प्रकाश किस ऊर्जा का रूप है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ विकिरण ऊर्जा का, और ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है यह एक बल है, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है ए एवं बी दोनों, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है कोई नहीं। तो दोस्तों प्रकाश एक प्रकार का विकिरण ऊर्जा है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या कराए कि प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ ध्वनि तरंग के समान, और ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ विद्युत चुंबकीय तरंगे, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ कोई तरंगे नहीं, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों प्रकाश जो तरंगे होती है ना, प्रकाश एक अनुप्रस्थ विद्युतीय चुंबकीय तरंग होती है जो हमें दृष्टि संवेदना देती है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन और बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा क्या कराए कि आधुनिक क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश को क्या माना गया है, तरंग माना गया है या फिर कण माना गया है, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है दोनों में से कुछ नहीं माना गया है, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है सभी उत्तर सही है। तो दोस्तों आधुनिक क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश को ना तो तरंग माना गया है और ना ही कण माना गया है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, दोनों में से कुछ नहीं माना गया है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा क्या कराए कि सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज कैसा है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है अपसृत प्रकाश पुंज या फिर संतृप्त प्रकाश पुंज, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है समांतर प्रकाश पुंज, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है सभी उत्तर सही है। तो दोस्तों सूर्य से जो आने वाला प्रकाश पुंज होता है ना ये समांतर प्रकाश पुंज के उदाहरण है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, क्योंकि देखिए आप लोग को बता देते हैं सूर्य जो है ना हमसे बहुत दूर है, जब दूर बिंदु से प्रकाश आता है तो ये समांतर होती है, ठीक है। इसलिए सूर्य से जो प्रकाश किरणें गमन करती है हमेशा समांतर किरण पुंज के द्वारा वो गमन करती है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग साइंस के मोस्ट वीवीआई ऑब्जर्व क्वेश्चन को सेलेक्ट किए हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा में ये 30 प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में हूबहू देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये 30 प्रश्न में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना होना तो प्लीज दोस्तों उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। और दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना तो प्लीज दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो ना तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या कराए कि दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहा जाता है। ऑप्शन ए में आपका दिया फोकस या फिर द्वारक, और ऑप्शन सी में आपका दिया ध्रुव या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का जो है ना द्वारक कहा जाता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न को। देखिएगा जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखिएगा क्या कराए कि अवतल दर्पण में आभासी और सीधे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन होता है, काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है ऋणात्मक या फिर धनात्मक, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है ए एवं बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अवतल दर्पण में जो आभासी और सीधे प्रतिबिंब के लिए जो आवर्धन होता है ना धनात्मक होता है। यहाँ पे मेरा ऑप्शन और बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा।
अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या कराए कि गोले दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ दोगुनी होती है या फिर आधी हो जाती है, और ऑप्शन सी में आपका दिया चौगुना होती है, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई कथन सत्य नहीं। तो दोस्तों गोले दर्पण की जो फोकस दूरी होती है ना उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है, आधी होती है, यानी कि एफ बराबर जो होता है r/2 होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन और बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों जो वक्रता त्रिज्या होता है ना फोकस दूरी की दोगुनी होती है, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिएगा 9 नंबर प्रश्न क्या कराए कि किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है अवतल दर्पण का, और ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है समतल दर्पण का, या फिर उत्तल दर्पण का, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ परवलिक दर्पण का। तो दोस्तों ये जो उत्तल दर्पण होता है ना इसका विस्तृत दृष्टि क्षेत्रफल का प्रतिबिंब बनाता है ये उत्तल दर्पण। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि उत्तल दर्पण में एक खासियत होता है, इसे हम लोग साइड मिरर के रूप में तो प्रयोग करते हैं, लेकिन इसके साथ क्या होता है कि साइड मिरर के रूप में जब हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं इसमें बहुत बड़े वाहन को जो है ना एक छोटा सा मिरर कवर कर लेता है, इसीलिए जो है ना जो उत्तल दर्पण होता है ना ये विस्तृत क्षेत्र का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है उत्तल दर्पण। यानी कि यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा भी जा चुका है, इसलिए इस प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लेना है। तो यहाँ पे चले अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे देखिए यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न क्या कराए कि रोगियों के नाक कान गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं, काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है अवतल दर्पण, या फिर समतल दर्पण, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है उत्तल दर्पण, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों रोगियों के नाक कान और गले आदि की जांच के लिए जो डॉक्टर लोग प्रयोग करते हैं ना अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है ना वस्तु से बड़ा बनता है। यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न क्या कराए कि टॉर्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ समांतर प्रकाश पुंज, या फिर अपसृत प्रकाश पुंज, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ संक्षिप्त प्रकाश पुंज, या फिर सभी उत्तर सही है। तो दोस्तों टॉर्च से जो है ना संक्षिप्त प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है। यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न को। देखिएगा जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखिएगा क्या कराए कि शीशा या कांच किस प्रकार का माध्यम है। ऑप्शन ए में आपका दिया प्रकाशिक माध्यम, या फिर अप्रकाशिक माध्यम, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ ए एवं बी दोनों, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है कोई नहीं। तो दोस्तों शीशा या कांच जो होता है ना ये प्रकाशिक माध्यम होता है। यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या कराए कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ एक समान है, या फिर भिन्न भिन्न होता है, या फिर ए एवं बी दोनों, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों प्रकाश की जो चाल होता है ना अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है, यानी कि भिन्न भिन्न होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों निर्वात में जो प्रकाश की चाल होता है ना सबसे ज्यादा होता है, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या कराए कि रासायनिक समीकरण अभिक्रिया का क्या है, संक्षिप्त रूप है, या फिर सांकेतिक निरूपण है, या फिर पूर्ण रूप है, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों रासायनिक समीकरण अभिक्रिया का जो है ना ये संक्षिप्त रूप है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न को। देखिएगा जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट। देखिएगा क्या कराए कि द्रव्यमान के संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, द्रव्यमान का नाश नहीं होता है, और ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ द्रव्यमान का निर्माण नहीं होता है, और ऑप्शन सी में आपका दिया उत्पाद तत्वों में कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के तुल्य होता है, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से सभी अभिक्रिया के समय किसी भी पदार्थ में। तो दोस्तों आप लोगों को बता देते हैं जो द्रव्यमान के संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि द्रव्यमान का नाश नहीं होता है और द्रव्यमान का निर्माण भी नहीं होता है, और इसमें क्या होता है कि उत्पाद तत्व में कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्व के कुल द्रव्यमान के तुल्य के बराबर होता है, यानी कि जितना अभिकारक में द्रव्यमान हिस्सा लेता है वही जो है ना उतना ही उत्पाद में भी हिस्सा लेना चाहिए। तो यही क्या होता है कि द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है, यानी कि ये ऑप्शन ए बी सी ये तीनों जो है ना ये सभी बातें सही होता है। यहाँ पे मेरा ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग काफी महत्वपूर्ण साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सेलेक्ट किए हैं, और दोस्तों ये जो 30 वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ना आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ये 30% में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना हूबहू देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये 30% में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना हो ना तो प्लीज दोस्तों उस प्रश्न को
को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, आप जब भी रिवीजन कीजिएगा ना तो आपको रिवीजन करने में बहुत ही सरल होगा। दोस्तों अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिएगा 16 नंबर प्रश्न क्या कराए कि निम्न में कौन अभिक्रिया का लक्षण नहीं है। ऑप्शन ए में आपका दिया रंग परिवर्तन, या फिर गैसों का निकलना, और ऑप्शन सी में आपका दिया अवक्षेप बनना, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है अभिकारकों का तापक्रम स्थिर रहना। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि जो है ना अभिक्रिया का लक्षण कौन नहीं है। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है अभिकारकों का तापक्रम स्थिर रहना। तो दोस्तों ये जो है ना ये लक्षण नहीं, यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि अभिक्रिया में ताप परिवर्तन होना आवश्यक है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इनके अलावा रंग परिवर्तन हो गया, गैसों का निकलना हो गया, और अवक्षेप का बनना, ये तीनों क्या होता है कि अभिक्रिया का लक्षण होता है। लेकिन ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है इसमें तापक्रम स्थिर नहीं रहता है, क्योंकि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उसके फलस्वरूप टेम्परेचर में कुछ ना कुछ चेंजिंग होता ही है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि प्राकृतिक गैसों का दहन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ संयोजन अभिक्रिया, या फिर अपघटन अभिक्रिया, और ऑप्शन सी में आपका दिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, या फिर विघटन अभिक्रिया। तो दोस्तों जब भी प्राकृतिक गैस का दहन होता है जैसे कि एलपीजी गैस हो गया, तो इसके फलस्वरूप जो है ना इसमें बहुत ही भारी मात्रा में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। जब भी किसी में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है तो उसे हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जैसे कि हम लोग जब सांस को छोड़ते हैं तो इसमें हल्का मात्रा में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, तो सांस भी एक प्रकार का क्या हो गया, श्वसन एक प्रकार का ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। साथ में इसी भी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि अम्ल और भस्म पदार्थ है। ऑप्शन ए में आपका दिया विपरीत गुण वाले, या फिर समान गुण वाले, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अम्ल और भस्म क्या होता है, हम लोग जानते हैं जो अम्ल होता है ना ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, जबकि भस्म जो होता है ना ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो ये दोनों विपरीत गुण वाला है ना, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 19वें प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि इनमें से कौन क्षारीय पदार्थ है। ऑप्शन ए में आपका दिया चीनी, या फिर दूध, और ऑप्शन सी में आपका जो चूना, या फिर दही। तो दोस्तों ये जो चूना होगा ना यह एक प्रकार का क्षारीय पदार्थ है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिएगा 20 नंबर प्रश्न क्या कराए कि जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं, काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका देखो क्षार या फिर क्षारक, और ऑप्शन सी में आपका देखो क्षरण या फिर संक्षारण। तो दोस्तों जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जैसे कि क्षार आपका NaOH एक प्रकार का क्षार है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो ना तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि वे पदार्थ जिनके स्वाद खट्टे होते हैं और जो नीले लिटमस पत्र के घोल को लाल बनाता है कहा जाता है। हम लोग जानते हैं जो अम्ल होता है ना इसका स्वाद खट्टा होता है, ठीक है, और ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों जो स्वाद ये भस्म होता है ना, भस्म का स्वाद क्या होता है, कड़वा होता है, और भस्म जो होता है ना ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 22वें प्रश्न को देखिएगा जो कि अति ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कराए कि इनमें से कौन उदासीन पदार्थ है। ऑप्शन ए में आपका दो चीनी, या फिर टूथपेस्ट, और ऑप्शन सी में आपका दो सिरका, या फिर टमाटर का रस। तो दोस्तों उदासीन पदार्थ जो होगा ना नमक हो, यहाँ पे क्या होगा उदासीन पदार्थ वही आप लोग को बताना है। तो दोस्तों ये चीनी जो होगा ना उदासीन पदार्थ हो जाएगा। इनके अलावा टूथपेस्ट हो गया, सिरका हो गया, और टमाटर का रस हो गया। ये तीनों जो है ना ये तीनों जो होते हैं ना उदासीन पदार्थ नहीं है, लेकिन ये चीनी जो है ना उदासीन पदार्थ है। इसे आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 23वें प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि इनमें से कौन गंधीय सूचक है। ऑप्शन ए में आपका दिया प्याज, या फिर लौंग का तेल, या फिर वैनिला, और ऑप्शन सी में आपका दिया इनमें से सभी। तो दोस्तों गंधीय सूचक जो होगा ना लौंग का तेल होगा। यहाँ पे मेरा ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि लौंग का तेल गंधीय सूचक है, क्योंकि ये अम्लीय क्षारीय पदार्थ के संपर्क में जाने पर इसके गंध में परिवर्तन हो जाता है। इसीलिए लौंग का तेल एक प्रकार का क्या हो गया, गंधीय सूचक हो गया। यहाँ पे मेरा ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 24वां प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा क्या करा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ऑप्शन ए में आपका दिया कवकों में या फिर जंतुओं में, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ हरे पौधों में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ परजीवी में। तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है ना हरे पौधों में होती है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। हरे पौधे जमीन से जल, वायुमंडल से CO2 लेकर क्लोरोफिल युक्त सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में स्टार्च के रूप में अपना भोजन का निर्माण करती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होगा? हरे पौधे में होगा। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिएगा 25वां प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कराए कि ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? ऑप्शन ए में आपका दिया 4 या फिर 6, और ऑप्शन सी में आपका दिया 8 या फिर 12। तो दोस्तों ग्लूकोज का सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। तो दोस्तों देखिएगा ग्लूकोज का अनुसूत्र क्या होता है? C6 होता है, H12 होता है, O6 होता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना हो गया? O6 से ना यानी कि 6 होते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 26वां प्रश्न क्या कराए कि किस खाद्य पदार्थ में हमें वांछित मात्रा में आयोडीन प्राप्त हो सकता है? ऑप्शन ए में आपका दे चीनी या फिर चावल, और ऑप्शन सी में आपका दे नमक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये नमक जो खाद्य पदार्थ होता है ना हमें प्रचुर मात्रा में आयोडीन की प्राप्ति होती है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों नमक का जो सूत्र होता है ना रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaCl होता है, जिसे हम लोग सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 27वें प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में किसका पाचन नहीं कर पाते हैं? ऑप्शन ए में आपका दे प्रोटीन का, या फिर सेलुलोज का, और ऑप्शन सी में आपका दे वसा का, या फिर इनमें से सभी। तो दोस्तों मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव जो होता है ना ये सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन और बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। इनके अलावा हम लोग प्रोटीन और वसा का पाचन आसानी से कर पाते हैं, लेकिन सेलुलोज जो होता है ना इसका पाचन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो शाकाहारी जीव होता है ना वो सेलुलोज का पाचन कर पाता है। जैसे कि गाय हो गया जो कि शाकाहारी होता है, ठीक है, वो सेलुलोज का पाचन कर लेता है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि निम्न में से परजीवी पदार्थ का उदाहरण क्या है? ऑप्शन ए में आपका बैक्टीरिया या फिर कसकूटा, और ऑप्शन सी में आपका विषाणु या फिर कवक। तो दोस्तों जो परजीवी पदार्थ का उदाहरण है ना कसकूटा है। यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा क्या कराए कि मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लाल ग्रंथियां पाई जाती है? ऑप्शन ए में आपका जो 1 या फिर 2, और ऑप्शन सी में आपका जो 3 या फिर 4। तो दोस्तों मनुष्य के मुख गुहा में जो है ना 4 जोड़ी लाल ग्रंथि पाई जाती है। यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कराए कि दांत की सबसे ऊपरी परत है। ऑप्शन ए में आपका जो डेंटाइन या फिर इनामेल, और ऑप्शन सी में आपका जो अस्थि या फिर क्राउन। तो दोस्तों दांत की जो सबसे ऊपरी परत होता है ना इनामेल होता है। ये इनामेल जो होता है ना सबसे स्ट्रॉन्ग पदार्थ होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग साइंस के काफी महत्वपूर्ण 30 मोस्ट इंपोर्टेंट MPVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख चुके हैं। और दोस्तों ये 30% में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में हूबहू देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये 30% में से अगर आपको जो ही प्रश्न अगर याद ना होना तो प्लीज दोस्तों उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। और दोस्तों आप लोग को कमेंट करके भी ये भी बताना है कि ये 30% में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न याद था। तो दोस्तों अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए है ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आज का होमवर्क प्रश्न जो स्पेशली आपके लिए लिया गया है। देखिएगा क्या कराए कि पादप हार्मोन का उदाहरण है। ऑप्शन ए में आपका पेप्सिन या फिर एड्रीनलिन या फिर ऑक्सीजन, और ऑप्शन डी में आपका टेस्टोस्टेरोन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग को इसी वीडियो में कमेंट करके बताना है। और दोस्तों साथ में भी बताना है कि ये 30% में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न याद था। इसका राइट आंसर आप लोग को इसी वीडियो में कमेंट करके बताना है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए है ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो ना तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में एक बार जरूर शेयर कीजिए। अपने दोस्त यार जितने भी आपका कोचिंग स्कूल के फ्रेंड है ना सभी दोस्त यार में इस वीडियो को एक बार जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी बोर्ड परीक्षा में 480 प्लस मार्क्स से पास आउट हो सके। तो दोस्तों फिर मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो पे।